अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का सेशन का मकसद, हमारी क्लास का मकसद है आज का रिवीजन क्लास, जिसमें हम चैप्टर 6 में जो कुछ अब तक पढ़ चुके हैं वीक 4 में, उन तमाम टॉपिक्स का आज रिवीजन सर अब्दुल्ला हमें करवाएंगे। वेलकम टू अवर सेशन सर अब्दुल्ला। यू कैन स्टार्ट द क्लास सर। ओवर टू यू। वालेकुम सलाम। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन विजिबल। यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वीक 4 की रिवीजन करेंगे। जो टॉपिक्स हमने पिछले 4 दिन पढ़े तो उसका हम रिवीजन करेंगे, और वो इस तरह के समराइज वे में करेंगे। मतलब उसकी समरी देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे टॉपिक्स क्या आते हैं, और उसके मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन हम समरी के तरीके से उसको रिवाइज करेंगे। तो टॉपिक्स जो थे हमारे पास वो मेनली थे कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिथम्स थे हमारे। तो इनके जो सब टॉपिक्स थे वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग था हमारे पास, पिलर्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट देखे थे हमने, फ्लो चार्ट किस तरह बनते हैं और क्या होते हैं। सूडो कोड देखा कि कोड को हम आसान लैंग्वेज में और अपने समझने के लिए सूडो कोड में किस तरह लिख सकते हैं। और हमने ट्राई रन देखा था कि मैनुअली कोड को या सूडो कोड को या फ्लो चार्ट को ड्राई रन किस तरह करते हैं और वैल्यूज किस तरह ट्रैक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि हम इसको उन प्रोसेसेस से कोई प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो हम उसको उन मेथड या प्रोसेस से सोचते हैं जिस तरह नॉर्मल कंप्यूटर साइंस में सोचा जाता है। अब ये इससे क्या होता है कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सेम प्रोसेस क्यों कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हम ये किसी भी जनरल प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की नहीं हो, एवरीडे लाइफ की भी हो, हम ये उसके लिए भी कर सकते हैं। और चूंकि फिर किसी जनरल प्रॉब्लम के लिए भी हो सकती है, तो यही एग्जैक्ट चीज हम कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम जो है हमारे पास कोडिंग की है या वैसी कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी अप्लाई हो सकती है। अच्छा, अब ये यूज किस तरह होती है, मतलब इसके क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसके चार हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं पिलर्स। एक हमारे पास डिकम्पोजिशन है, दूसरा पैटर्न रिकग्निशन, तीसरा हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है, और फिर चौथा हमारे पास एल्गोरिथम्स है। तो डिकम्पोजिशन हमारे पास ये है कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो एक एक करके सॉल्व करें, और जब उनका हमारे पास सोल्यूशन आ जाए, जब उन सबका आ जाएगा तो हमारे पास मेन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पैटर्न में हम सिमिलर पैटर्न या निकालते हैं प्रॉब्लम्स में, या एक ही प्रॉब्लम के अंदर जो सब प्रॉब्लम है सिमिलैरिटीज निकालते हैं। मतलब कोई ऐसी मिलती जुलती चीज हो जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ताकि वो जो पिछला सोल्यूशन है उसी के थ्रू हम इजीली इसका भी निकाल दें। और एब्स्ट्रैक्शन में होता है कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में, वो हम यूज़ नहीं करते या हम उसको व्यू भी नहीं करते, वो बेसिकली हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। और एल्गोरिथम हमारे पास काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह करनी है, या वो कोड है या सूडो कोड है जो भी है। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है कि स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 है। तो अगर हम उसको सारे स्टेप्स फॉलो कर लें उस ऑर्डर में तो हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वे इन चार पिलर से बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये प्रोसेस है, और जब ये हम कर लेते हैं तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हमारे पास पहले डिकम्पोजिशन है। इसका मतलब है कि कोई आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें। अब ला बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है, हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है। स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में इसको किस डिवाइड करते हैं। सब प्रॉब्लम क्या है कि ये उसी ओरिजिनल प्रॉब्लम का पार्ट्स थे, कि इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ए है हमारे पास, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसका एक पार्ट 1 हो गया, इसका एक हमारे पास पार्ट 2 हो गया,
और इसका एक हमारे पास पार्ट 3 हो गया। तो जब इन तीनों का सोल्यूशन आएगा हमारे पास, ओवरऑल ये वाली, लेट से जब 1 का सोल्यूशन आ गया, 2 का आ गया, हमारे पास 3 का आ गया, तो इन तीनों के सोल्यूशन को कंबाइन जब हम करेंगे तो हमारे पास ए का सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास लार्जर प्रॉब्लम थी ये ए थी, तो सब प्रॉब्लम्स थी ये वो पार्ट्स थे जो हमने 1 2 3 किए थे। ये जनरल चीज ये है उसका ओवरव्यू। और तो इनके सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे, हमारे पास फिर ए का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको अगर सिंपल सी एग्जांपल ले एवरीडे लाइफ की, तो अगर हमने कहीं जाने के लिए तैयार होना होता है, लेट्स से स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं सुबह, तो सबसे पहले आपने उठना है, उसके पास उसके बाद वॉशरूम करना, मुंह हाथ धोने, ब्रश, टीथ ब्रश करने, फिर आपने स्कूल के लिए जो स्पेसिफिक काम है वो करना है, लेट्स मतलब यूनिफॉर्म पहननी है, और फिर शूज जो है स्कूल के वो पहनने, और फिर आपने नाश्ता करना है स्कूल जाने से पहले। तो जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे तो ओवरऑल आप रेडी हो जाएंगे स्कूल जाने के लिए। अब स्कूल जाने का अलग प्रोसेस होगा, लेकिन जो ये था हमारे पास तैयार होना, तो एक एक करके जब हम ये सारे काम कर लेंगे तो एट दी एंड हम रेडी होंगे स्कूल जाने के लिए। तो मतलब इस तरह ये एक हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम डिकम्पोज हो जाती है छोटी प्रॉब्लम्स में। उसमें होता है कि जब हम छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम का रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, अभी हम ऐसा क्यों करते हैं डिकम्पोज? ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो छोटी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करना आसान होता है एज कम्पेयर टू कि अगर हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम थी। मतलब गेटिंग रेडी फॉर स्कूल जो है, कि इसमें काफी सारे स्टेप्स होंगे, या ये एक थोड़ी लंबी प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करें तो, लेकिन कोई एक सिंपल सी प्रॉब्लम या एक इसका हमने इसको डिवाइड कर लिया बेकिंग अपने, तो ये हमारे पास सिंपल है, सो इजी है उसके मुकाबले में, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है हमारे पास, दूसरा जो पिलर था पैटर्न रिकग्निशन। इसमें हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं या सब प्रॉब्लम्स हैं उसमें सिमिलैरिटी फाइंड कर लें या कोई पैटर्न फाइंड कर लें। और पैटर्न से हमारा क्या मतलब है कि कोई एक चीज जो बार बार रिपीट हो रही हो, या सिमिलर चीज है जो पहले हम देख चुके हैं और फिर वैसी चीज दोबारा आ जाती है या थोड़ी सी डिफरेंट, तो उसमें जो सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं उससे हम सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जैस जिस दूसरी प्रॉब्लम में वो पैटर्न या सिमिलैरिटी आ रहा होगा हमारे पास। मतलब एग्जाम्पल लें हम, अगर किसी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो लेट्स से हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसका हमने एरिया निकालना है, तो स्क्वायर के एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम उसकी जो लेंथ है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या लेंथ का स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। मतलब लेट से इसकी जो लेंथ है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर या 2 इंचेस, कोई भी यूनिट है, वैल्यू 2 है, तो इस स्क्वायर का पूरा जो एरिया होगा वो हमारे पास 2/2, 2 × 2 = 4 आएगा। और अगर इसकी लेंथ हमारे पास कुछ और है, लेट से 3 है, तो उस केस में हमारे पास 3/3, इसका जो एरिया होगा वो 9 है। अब इसमें ना एक सिमिलैरिटी है कि जो भी लेंथ थी उसको हम उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास लेंथ है, जो यहाँ पे लेंथ है उसको अगर हम एल एन लिखें, लेंथ, उसका हम स्क्वायर लेके, क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, मतलब अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न मिल गया है। अब स्क्वायर किसी भी साइज का हो, हमने एरिया अगर उसका निकालना है तो हमें ये पैटर्न पता है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर लें स्क्वायर से। और अगर हम इसकी एक टेबल टाइप बनाए तो हम देखें, अगर लेंथ 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, मतलब स्क्वायर का एरिया 1 है। अगर 2 है तो 4 आ गया, 2 वाली एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी देखी। 3 पे हमारे पास वो 9 है, जैसे एग्जाम्पल में देखा। 4 में वो हमारे पास 16 होगा, कि हमने 4 का स्क्वायर लिया, 4 × 4 = 16। इसी तरह 5 में 25। ये एक हमें फॉर्मूले से हमने ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, फॉर्मूले से हमने एक पैटर्न भी समझ आया कि हम बस उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें एक और पैटर्न भी है हमारे पास, कि अगर हम, पैटर्न वो ये बन रहा है कि जो एरिया है, एक्चुअल जो एरिया है वो है कि हम ऑड नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो आ रहे हैं हमारे पास उनको सम अप कर रहे हैं। मतलब ये कि हमारे पास ऑड नंबर्स जो होते हैं
हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 से फुली डिविजिबल नहीं होते। तो इस हमारे पास हो गए 1 3 5 7 9, इस तरह ये और नंबर्स होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि इसको हम इन नंबर्स को आपस में ऐड करें, मतलब 1 + 3 या 1 + 3 + 5, तो भी हमारे पास एरिया निकल रहा है। जैसे कि अगर हमने 1 का एरिया निकालना था तो सिर्फ ऑड नंबर्स की जो भी लिस्ट है हमारे पास, उसमें से सिर्फ 1 एलिमेंट को आप पिक कर लें और उसको ऐड कर लें। तो 1 का एरिया आ जाएगा हमारे पास। 1 के लिए हमने सिर्फ 1 को लिया और 1 एरिया आ गया। 2 का चाहिए था, तो हमने क्या किया, पहले दो नंबर पिक कर लिए। तो 2 के लिए हमने पिक किया 1 + 3, और ये 4 आएगा हमारे पास। तो देखें 2 का एरिया 4 है और ये फॉर्मूला भी मैच हो रहा है। इसी तरह 3 के एरिया के लिए हमने पहले 3 नंबर्स ऐड किए। तो लेंथ 3 थी, पहले तीन ऑड नंबर ऐड किए, तो हमारे पास 1 + 3 + 5 9 आ गया। तो एरिया 9 आ गया हमारे पास। मतलब ये अब एक हमारे पास ना पैटर्न आ गया कि जो लेंथ है उतने पहले ऑड नंबर्स ऐड करने हैं आपने, मतलब ऑड नंबर की लिस्ट शुरू करनी है 1 से, और जितनी लेंथ है उतने नंबर ऐड करते हैं। तो 3 लेंथ थी, 3 नंबर आपने ऐड कर दिए। अब इस पैटर्न का क्या फायदा है? इस पैटर्न का ये फायदा है कि अगर 4 नंबर हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें यही काम शुरू से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 नंबर तो सेम रहेंगे। आप जो भी काम करना चाहते हैं, ऑड नंबर की लिस्ट तो चेंज नहीं होगी, मैथ्स में तो ऑड नंबर सेम रहते हैं। तो लिस्ट सेम है, 1 3 5 7 9। तो अगर आपको 4 का एरिया निकालना है तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, पहले तीन जो नंबर्स हमारे पास 3 का एरिया मौजूद है अपनी टेबल में, प्लस आप फोर्थ नंबर ले लें। फोर्थ नंबर हमारे पास 7 है, तो हम वो 7 ले सकते हैं। मतलब अगर हमें अगर 4 का एरिया चाहिए तो हम क्या करें कि 3 का जो एरिया था हमारे पास, 3 का जो एरिया है उसमें हम ऐड करें फोर्थ ऑड नंबर हमारे पास 7 है। तो 3 का एरिया हमारे पास 9 आया था, जो पैटर्न निकाला था। तो हम बेसिकली कर रहे हैं 9 + 7 16। तो अगर हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं और हमें पहले से इधर वैल्यू नहीं मौजूद, तो 4 का एरिया 16 आ गया हमारे पास। तो इस तरह। अब इससे क्या फायदा हुआ, मतलब ये हम फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूले के मुकाबले में इससे फायदा हुआ कि अगर आपके पास पिछली वैल्यू है तो आपको फॉर्मूले की कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने बस उसमें एक नंबर ऐड करना है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर ये बात लिखी हुई है कि अगर 4 का एरिया में चाहिए तो, और 3 का एरिया मौजूद है, तो हम फोर्थ ऑड नंबर पिक करेंगे जो कि इस केस में 7 था। 3 के एरिया में वो ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि इस केस में 16 है। तो इन शॉर्ट के हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है इसमें स्क्वायर का एरिया निकालने में। उस पैटर्न की मदद से हम इजीली डिफरेंट स्क्वायर्स के एरियाज निकाल सकते हैं, क्योंकि एक हमें जनरल पैटर्न समझ आ गया कि पैटर्न ये है, उतने ऑड नंबर आपने लेने हैं जितनी लेंथ का आपको एरिया चाहिए। ठीक। तो पैटर्न रिकग्निशन से बेसिकली ये फायदा होता है कि आपके पास जो सब प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी मेन प्रॉब्लम में भी उस जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में या ओवरऑल उसके जो सॉल्व करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप लेते हैं तो वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हम हाइड कर देते हैं और सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन शो करते हैं। अब अननेसेसरी का मतलब ये है कि वो जो हमें सॉल्यूशन में नहीं चाहिए होगी। तो हमें एक वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सॉल्यूशन जब आप बना रहे हैं, जो सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर वो आपको नहीं चाहिए तो वो आपके काम की नहीं। तो वो ना हम शो करते हैं वो वाली इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है, और ना हम उसको यूज करते हैं। मतलब अगर हम रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लें कि आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड जो होता है, उस पे मेन जो काम की इंफॉर्मेशन है वो ये होती है कि अगर ये आईडी कार्ड का हम जनरल एक फॉर्मेट लें, स्कूल का नाम लिखा होगा, आपकी एक फोटो होगी उस पे, आपका नाम लिखा होगा और आपकी क्लास लिखी होगी कि आप किस क्लास के स्टूडेंट है। उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी, ना कोई स्कूल की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन,
ना आपकी एज ए स्टूडेंट कोई इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब आपकी हॉबी नहीं लिखी होगी कि आपको क्या शौक है, या आपका कौन सी गेम खेलते हैं आप, या आपका फेवरेट फूड क्या है, खाने में क्या पसंद है। ये चीजें आपके स्टूडेंट के स्कूल के आईडी कार्ड पे नहीं लिखी होगी, क्योंकि स्कूल के आईडी कार्ड का मतलब है आइडेंटिफाई करना कि ये स्टूडेंट इस स्कूल का है, और है तो इसका क्या नाम है और ये किस क्लास में होता है। तो जो हमारे पास काम की मालूमात है, सिर्फ वही लिखते हैं या वही शो करते हैं या उसी को इस्तेमाल करते हैं, और जो काम की नहीं है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास आता है एल्गोरिथम। ये हमारे पास फोर्थ पिलर है उसका, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में हमारा एल्गोरिथम में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है, और वो स्टेप्स इस तरह होते हैं करेक्ट ऑर्डर में। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेप है वो उसी टाइम पे सॉल्व होगा जब उसका पिछला स्टेप सॉल्व हो गया, और उसके अगले सॉल्व होने से पहले हमें उसको करना है। मतलब वो स्टेप्स जिन ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उन्हीं ऑर्डर में सॉल्व करने होते हैं। तो जिस तरह हमने अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम देखी थी डीकम्पोजिशन में, कि स्कूल के लिए तैयार होना था, तो हमने चार मेन बड़े स्टेप्स बना लिए थे कि सो के उठना है, टीथ ब्रश करनी है, मुंह धोना है, यूनिफॉर्म पहननी है और नाश्ता करना है। तो अगर हम इसका एक एल्गोरिथम बनाएं जनरल, तो उसमें थोड़े से कुछ और भी स्टेप्स आ जाएंगे। और चार मेन प्रॉब्लम जो हमने सब प्रॉब्लम डिवाइड की थी, उससे ये एल्गोरिथम नहीं बनेगा हमारा। मतलब उसकी हेल्प से बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वो फोर स्टेप्स नहीं। हमारे पास कुछ जो एक्चुअल स्टेप होंगे वो इस तरह होंगे कि आपने उठना है, आपने मुंह धोना है, टीथ ब्रश करने, और फिर यूनिफॉर्म पहननी है, स्कूल के शूज पहनने हैं, और फिर आपने नाश्ता करना है और स्कूल का बैग लेना है, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं तो बैग भी चाहिए। तो मतलब हम इसको फोटो में देखें तो ये हमारे पास इस तरह है कि सो के उठना है, वॉशरूम जाएंगे, मुंह धोएंगे, टीथ ब्रश करेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, जो स्कूल के शूज पहनेंगे, नाश्ता करेंगे, और फिर स्कूल का बैग लेंगे स्कूल जाने के लिए। तो ये अब हमारे पास जो ये एक एल्गोरिथम है। नोट करें एल्गोरिथम में जितने स्टेप्स हैं इस केस में सेवन है। ये डीकम्पोजिशन से ज्यादा थे, इधर फोर्थ है। क्यों? क्योंकि जब हम डीकम्पोजिशन वाली छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो यूजुअली एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो फोर प्रॉब्लम्स हमारे पास सेवन स्टेप्स में होती है। और ये हमारे पास इसको जब हम फॉलो कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि आप स्टूडेंट या बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी होगा। और इसमें एक और चीज नोट करने की है कि ये एक स्पेसिफिक इसी सीक्वेंस में सॉल्व होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे हैं नहीं, मतलब आप स्टेप वन आपने नहीं किया, आप सो रहे हैं और आप यूनिफॉर्म पहन चेंज करना है, कपड़े चेंज करके यूनिफॉर्म पहनना है। क्यों? अगर आप उठे ही नहीं है, सो रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, आपको उसके लिए पहले उठना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल चार स्टेप्स थे या चार पिलर्स थे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, कि हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर लेते हैं ताकि उसको इजीली सॉल्व कर सकें, पैटर्न्स निकालते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज निकालते हैं जो स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं उनमें, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइड कर लेते हैं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसके सॉल्यूशन को, कि ये स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, इन ऑर्डर में ये फॉलो करने, तो प्रॉब्लम जाके हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो जब ये हम चार काम कर लेते हैं तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जब हम वो सॉल्व कर लेते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जो कि इनिशियली बिगर प्रॉब्लम थी और कॉम्प्लेक्स थी, वो भी हमारे पास सॉल्व हो जाती है एट द एंड। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट बेसिकली ये होता है कि हम एल्गोरिथम जो हमने लिखा है, जिस तरह ये एल्गोरिथम लिखा है टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज हमने ये इलिस्ट्रेशन देखी इसके लिए कि उसको विजुलाइज करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में एल्गोरिथम्स इस तरह इमेज से नहीं या इलिस्ट्रेशन से विजुलाइज नहीं होते। इनका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि इनको हम विजुलाइज किस तरह करते हैं, मतलब देखते किस तरह। तो उसमें से एक तरीका है हमारे पास फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक ग्राफ या चार्ट बनता है, और उसमें हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं और कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन। तो एक सिंबल हमारे पास है ओवल शेप का, कि ओवल शेप हम ड्रॉ करते हैं,
इस सिंबल ये इस तरह की कुछ दिखती है ओवल शेप, ये उसका नाम है शेप का। और ये क्या करता है, ये बेसिकली हमें चार्ट में रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमें शो करता है कि यहाँ से प्रोसेस, मतलब क्या हमारा एल्गोरिथम या प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। तो बेसिकली इसको देख के पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे या तो खत्म हो रहा है यहाँ पे। फिर हमारे पास एक और शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम में, कोड में या सॉल्यूशन में कोई प्रोसेस चल रहा है या कोई, ये जो रेक्टेंगल है मतलब ये कोई प्रोसेस दिखाता है, प्रोसेस हो रहा है या कोई ऑपरेशन हो रहा है। और हमारे पास एरो है, ये एरो बेसिकली हमें स्टेप्स को कनेक्ट करता है कि या प्रोसेस हो सकते हैं, स्टार्ट और एंड का फंक्शन हो सकता है, उनके दरमियान हम एरो ड्रॉ करते हैं कि ये बेसिकली हमें सीक्वेंस बताता है कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जब ये काम हो जाएगा तो ये काम होगा। मतलब क्योंकि एल्गोरिथम में हमने देखा था एक स्पेसिफिक ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है, तो वो एरो हमें बताता है कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे तो हमने नंबर में लिख दिया था 1 2 3 4 5 6, पर हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम एरोस का यूज करते हैं। फिर एक और शेप है हमारे पास डायमंड। डायमंड बेसिकली बताता है ये हम कि यस और नो वाला, कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो हम डायमंड ड्रॉ करते हैं कि या तो ये भी कर सकते हैं, ये नहीं किया तो फिर हम कुछ और करेंगे। तो बेसिकली ये इफ एल्स वाला जो केस होता है उसको हम डायमंड से शो करते हैं कि इफ डायमंड बना दिया और फिर एक और एल्स का केस हमने बना दिया चार। आखिरी हमारे पास है ये पैरेललोग्राम। ये थोड़ा सा तिरछा, या आप ऐसा समझ लें थोड़ा सा रोटेट हुई हुई स्क्वायर टाइप होता है। और ये हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। मतलब प्रोग्राम में तो हम कोड से इनपुट लेते हैं, लेकिन जब हम चार्ट में शो कर रहे होते हैं तो हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं कि यहाँ, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमने कोई इनपुट लेना है या हमने कोई आउटपुट शो करना है। तो ओवरऑल ये मेन पांच चीजें होती हैं फ्लो चार्ट में, ये सिंबल्स होते हैं। ओवल होता है, रेक्टेंगल, एरो, डायमंड और पैरेललोग्राम। तो अभी हम फ्लो चार्ट देखेंगे तो ये हम और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट है। एक हमने एग्जाम्पल ली हुई है। इस प्रोग्राम में ये हो रहा है कि हम दो नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं। मतलब नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, और उनको हमने ऐड करना है। तो ये प्रोग्राम ये काम करता है। एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ही देखें तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर 3 है और एक 5 है, तो 3 + 5 8 होता है, जो हम मेंटल मैथ करते हैं या कॉपी पे करते हैं, 3 + 5 = 8। तो अगर हम उसको प्रोग्राम में कर रहे हैं कोड में और हमें उसको विजुलाइज करना है कि वो प्रोग्राम चलता है किस तरह, तो ये उसका एक फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट है, ये वाला आप देखें, ये जो है ये हमारे पास ओवल शेप है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टार्ट। ओवल हमें बताता था कि या तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या तो प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो इस केस में ओवल से पता चला अच्छा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है, और अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टार्ट, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारे पास एक एरो बना हुआ है, ये जो एरो है हमारे पास, तो ये एरो हमें ये बता रहा है कि जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप ये है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो वो हमें ये बताता था। पैरेललोग्राम में हम देखें कि इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दिखा रहे हैं। तो हम इधर देख लेते हैं कि इनपुट या आउटपुट, अंदर टेक्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि इनपुट। अब ये किस चीज का इनपुट है, इनपुट फर्स्ट नंबर ए। मतलब हम एक नंबर ले रहे हैं एज एन इनपुट और उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेट्स जो भी वो नंबर है हम उसको कह रहे हैं कि ए नंबर हो गया। उसके बाद एक और एरो है और एक और पैरेललोग्राम बना हुआ है। इसका मतलब है अब हम ये इनपुट जब ले लिए तो हम दोबारा कुछ इनपुट या आउटपुट का काम करेंगे। टेक्स्ट में अंदर लिखा हुआ है कि इनपुट लेना है हमें, तो हम एक और इनपुट लेंगे जो कि है सेकंड नंबर, हमारा दूसरा नंबर जो हमें चाहिए, और वो हमारे नंबर होगा, हमने बी के नाम से रख लिया अपने। तो अब दो नंबर आ गए हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास जब दो नंबर आ गए तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने एक नंबर लिया, लेट से हम 3 ले लेते, और उसके बाद एक और नंबर लिया हमने, लेट से हमने 5 ले लिया। अब यहाँ पे एक एरो के बाद ना रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल ये बता रहा था हमें कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है, इधर रेक्टेंगल में प्रोसेस या ऑपरेशन का स्टेप हो रहा है। तो अब क्या प्रोसेस हो रहा है, सम = a + b, मतलब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन हो रही है। इन दो नंबर्स को, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास सम आएगा वो क्या हो रहा है कि 3 और 5 को हम ऐड कर रहे हैं, और उसको हम याद कर रहे हैं कि ये सम है हमारे पास। तो सम 8 हो गया।
तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एरो से पता चला नेक्स्ट स्टेप हमने पहला एक नंबर लेना था, फिर एरो से पता चला दूसरा नंबर लेना था, फिर पता चला तीसरा नंबर लेना है। और ये एक प्रोसेस है। अब कोई काम का मतलब, काम से मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस केस में दो नंबर ऐड करने हैं। दो नंबर ऐड किया, हमारे पास सम आ गया। फिर एक एरो बना हुआ है और वो हमें बता रहा है पैरेललोग्राम, मतलब अब दोबारा कोई इनपुट या आउटपुट का काम होगा। यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है, इसका मतलब ये आउटपुट का काम है, यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन शो कर, और हम सम शो कर रहे हैं, तो बेसिकली हम स्क्रीन पे उसको 8 शो करेंगे। उसके बाद एक एरो ओवल शेप है और अंदर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें या समझें तो बेसिकली यहाँ पे क्या काम हो रहे थे इन जनरल या ओवरव्यू के। हमने प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद दो नंबर्स लिए इनपुट में, उसका सम कैलकुलेट किया, और वो आखिर में जो भी सम आया था वो हमने शो कर दिया यूजर को, मतलब हमने डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ना कोई कोड नहीं है, लेकिन ये फ्लो चार्ट या ये जो छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इसको देख के हमें समझ आ रही है कि ये कहाँ एक्चुअल प्रोग्राम में ये किस तरह काम होगा, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, और वो हमने करना क्या है उस स्टेप में, जो कि इस शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कि इनपुट सेकंड नंबर बी, इस तरह। मतलब फ्लो चार्ट से आपको ओवरऑल प्रोग्राम का समझ आ जाता है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है और क्या स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। और चूंकि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है जो कि एरोस से हमें पता है, तो इसका मतलब ये भी पता है हमें एल्गोरिथम यहाँ पे मिल जाता है एक तरीके से। कि एल्गोरिथम ये है कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपने दो इनपुट लेने एक एक करके, फिर आपने उनका सम कैलकुलेट करना है, फिर आपने वो शो करना है, और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर भी आ गया काम का। तो इससे एल्गोरिथम भी बन गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट। तो बेसिकली फ्लो चार्ट क्या करता है, ओवरऑल आपको विजुलाइज करा देता है प्रोग्राम वो किस तरह। इसके बाद इसके हमारे सिंबल्स होते हैं, सिंबल कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, और एरोज से हम वो सारे ऑपरेशन कनेक्ट करते हैं। ये हमने उसकी छोटी एग्जांपल देखी कि अगर सिंपल सा प्रोग्राम है जो दो नंबर ऐड करता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है और वो किस तरह वर्क करेगा प्रोग्राम। अच्छा, एक और चीज है हमारे पास, सूडो कोड। सूडो कोड ये करता है कि जो एक्चुअल कोड है, प्रोग्राम है, उसको हम कोड लाइक स्ट्रक्चर में लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोड नहीं लिखते। और जो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं वो कोड वाला फॉलो करते हैं, और लेकिन अंदर जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो हम उसमें लिखते हैं इंग्लिश में, अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं। मतलब उर्दू में लिख लिया आपने, इंग्लिश में लिख लिया, तो आप ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब मशीन की लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते। और स्ट्रक्चर थोड़ा फॉलो करते हैं ताकि आपको जब आप एक्चुअल कोड लिखेंगे तो आप सेम स्ट्रक्चर से कोड लिख सकें। तो सूडो कोड में भी स्टेप बाय स्टेप होती है, डिस्क्रिप्शन होती है प्रोग्राम की, कोड लाइक स्ट्रक्चर में होती है और ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। इस केस में हम इंग्लिश देख रहे हैं। और ये जो सूडो कोड लिखा हुआ है ये उसी प्रोग्राम का लिखा हुआ है जो कि दो नंबर्स हम ऐड कर रहे थे। साथ में उसका फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है ताकि हम उसको विजुलाइज भी कर लें। तो ये जो टेक्स्ट है ये सूडो कोड है, ये जो इधर डायग्राम है ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, ये दोनों एक ही प्रोग्राम के। तो यहाँ पे हमने देखा था फ्लो चार्ट, ये हम देख चुके हैं ये क्या करता है। सूडो कोड में इस तरह होगा कि सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट का वर्ड लिखेंगे, फिर हम एक इनपुट ले रहे हैं, नंबर वन जो था, ए के नाम से हम वो रख रहे थे, तो इनपुट ए लिया, एक और इनपुट लिया बी, ये दूसरा नंबर है हमारे पास। फिर हम क्या कर रहे हैं, इनका सम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कहीं पे स्टोर कर रहे हैं। तो हमने सम का एक वर्ड बना लिया कि हम सम एक हमारे पास है ए प्लस बी, सेट का मतलब है कि हम ये याद रखेंगे हमारे पास, अगली बार हम बस इसका नाम रखेंगे, नाम लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अंदर जो भी है, जो कि हमारे पास इस केस में दो नंबर्स का सम हुआ। और उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है तो हमने प्रिंट का वर्ड यूज किया, और डिस्प्ले क्या करना था, सम, जो कि हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो प्रिंट सम। नेक्स्ट हमारे पास ओवल शेप है, तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है कि हम इसको, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया हमारे पास। तो सूडो कोड में बेसिकली हमने वो एक स्ट्रक्चर फॉलो किया है और एल्गोरिथम भी फॉलो किया है। मतलब ये कोड का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉलो किया है, यहाँ पे सब बताया जा रहा है, इनपुट कौन से हैं, ए बी, और फिर उसको प्रिंट करना है। इफ एल्स की यहाँ पे कंडीशन होती है जिस तरह हमने आ, पिछले सेशन में देखी थी,
जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे सूडो कोड को, एल्गोरिथम को, तो उसमें भी हम स्ट्रक्चर फॉलो करते थे, मतलब उसको इंडेंट करते थे, शुरू में 4 स्पेसेस ब्लैंक रख देते थे। तो सूडो कोड में हम उसको करते हैं, हाँ, प्रोग्राम को एक ह्यूमन लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन कोड का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और ये हम फ्लो चार्ट को भी देख के बना सकते हैं सूडो कोड, क्योंकि फ्लो चार्ट भी बेसिकली प्रोग्राम ही दिखा रहा होता है हमें, मतलब प्रोग्राम एज एन इमेज दिख रहा होता है हमें। उस इमेज से हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं सूडो कोड को। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास सूडो कोड है तो हम ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 2 इनपुट लिए हैं, तो वो हम ऐसे डब्बे बना के लिख सकते हैं। फिर सेट है सम, हमें पता है यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो हम रेक्टेंगल बना के अंदर यही चीज लिख सकते हैं कि सम कैलकुलेट हो रहा है। प्रिंट है, इसका मतलब आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो अगेन हम पैरेललोग्राम बना के डिस्प्ले कर सकते हैं। या इनपुट, और इस केस में आउटपुट है तो हम डिस्प्ले करेंगे। और एंड हो रहा है तो ओवल की शेप बना के हमने अंदर एंड लिख दिया। मतलब ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। एक हमारे पास प्रोग्राम समझने के लिए होता है, विदाउट कोड समझते हैं। एक हमारे पास प्रोग्राम देखने के लिए होता है, या विजुलाइज करने के लिए होता है। और फ्लो चार्ट से सूडो कोड भी बन सकता है, सूडो कोड से फ्लो चार्ट भी बन सकता है। अच्छा, और एक और हमारे पास चीज़ है ड्रायर। ये भी हम सूडो कोड के साइड बाय साइड, सॉरी, फ्लो चार्ट के साइड बाय साइड देखेंगे। सेम प्रोग्राम है, हमारे पास 2 नंबर जो ऐड कर रहे थे। तो ड्राई रन में होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं या कोई भी वैल्यूज हैं प्रोग्राम में, कुछ भी है, उसको हम मैनुअली ट्रेस करते हैं हर स्टेप पे। तो ट्रेस करने का क्या मतलब है कि हम ये फिगर आउट करते हैं या ट्रैक रखते हैं कि इस स्टेप की या इस चीज की वैल्यू क्या थी करंटली एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम के इस स्टेप। मतलब अगर हमारे पास ट्राई रन इसी प्रोग्राम का कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास 2 नंबर ऐड करने, प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने फ्लो चार्ट को देख के, और अभी हमारे पास कोई भी वेरिएबल या कोई वैल्यू ट्रैक करने के लिए है नहीं, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे आए। मतलब अभी हम कुछ वैल्यू कोई भी ट्रेस नहीं करे, कोई है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे आए, एक नंबर इनपुट लिया है, तो हमारे पास एक फर्स्ट नंबर है। लेट से हमने 2 लिया इनपुट, यहाँ पे हमने 2 ले लिया। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई ट्रैक करने की, तो मतलब इस स्टेप पे हम ये कर सकते हैं, ये ट्रैक रखना है कि ए जो था, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 2। मतलब अगर ये कोड नहीं है, या ये सूडो कोड नहीं है, या ये हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, और कोई हमसे पूछे कि प्रोग्राम के इस स्टेप पे या एल्गोरिथम के सेकंड स्टेप पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो हम जबानी बता सकते हैं कि ए वैल्यू है, ए ए चीज थी, उसकी वैल्यू 2 है। इस केस में ए हमारे पास फर्स्ट नंबर है। तो वैल्यूज ट्रेस करने से ये हमें वो, उसका हम ट्रैक रख रहे होते हैं बेसिकली हर वैल्यू का। फिर स्टेप 3 पे जब हम आए, तो हमने देखा कि सेकंड नंबर लिया, लेट से हम यहाँ पे नंबर 3 लेते हैं। तो हमने लिख ट्रैक कर लिया कि बी जो है वो हमारे पास 3 है। एट दिस करंट स्टेज हमारे पास B3 है, A2 है, तो इन दोनों को अगर हम साथ लिखें तो हमारे पास A2 हो गया इस प्रोग्राम के स्टेप पे, और बी हमारे पास 3 हो गया। और कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है ट्रैक करने के लिए अभी एल्गोरिथम के स्टेप 3 पे, मतलब यहाँ तक। स्टेप 4 पे एक और चीज आ गई, सम में, जिसमें हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं। तो कैलकुलेट सम किया, ए और बी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 2 + 3 हमारे पास 5 बनता है। तो हमारे पास अब 3 वैल्यूज आ गई। ए का भी ट्रैक रखना था, ए हमारे पास 2 था, और बी हमारे पास 3 था, और हमारे पास जो सम था, अगर हम सम भी ट्रैक करें तो सम हमारे पास आ गया 5, जो कि किस तरह है, इन दो को ऐड किया। तो मतलब कि एल्गोरिथम के इस स्टेप तक हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, और उनका हमारे पास जबानी ट्रैक है। तो हमारे पास आगे पीछे का कोड ना भी हो, मतलब ये वाला कोड नहीं है, ये वाला भी कोड नहीं है, और कोई हमसे पूछे इस स्टेप पे प्रोग्राम क्या स्टेटस है, तो हम बता सकते हैं प्रोग्राम में 3 चीजें ट्रैक हो, एक एक नंबर हो रहा है, फिर दूसरा नंबर हो रहा है, और फिर उन दोनों नंबर का सम ट्रैक हो रहा है, और वो हमारे पास सारी वैल्यूज पड़ी हुई होंगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिस्प्ले सम। तो सम डिस्प्ले करना है, बस हमने नंबर 5 सम पड़ा हुआ डिस्प्ले कर देंगे। फिर और कोई यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा ट्रैकिंग यूज नहीं हो रही, और आखिर में प्रोग्राम एंड हो रहा है, प्रोग्राम बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इधर देखें, अब इसका फायदा क्या हुआ मैनुअली ट्रेस करने का। लेट से प्रोग्राम हमारा जो डिस्प्ले सम था,
वो आपको यहाँ पे जो सम डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम में 7 डिस्प्ले होता है। आप मैन्युअली डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि, या समझना चाह रहे हैं कि प्रोग्राम में मसला क्या हुआ है कि 7 क्यों आ रहा है हमारे पास, हालांकि सम 5 था, या आप ये देखना चाह रहे हैं जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं है, तो आप मैं उसको उस फौरन से उसके पिछले स्टेप पे जाके, जो कि पिछला स्टेप हमारे पास है जहाँ पे हमने सम कैलकुलेट किया, तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ रहा है। अब ये हमें पता है ये जो 7 है ये गलत है, राइट, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है या क्या क्या गलत हुआ। तो वो हम किस तरह करेंगे कि उसके पिछले स्टेप पे जाएंगे, पिछला स्टेप ये है, और जो ड्राई रन कर रहे थे जहाँ पे वैल्यू स्टेप हो रही थी, पिछले स्टेप की वैल्यूज हमारे पास ये रही, ये जो 3 वैल्यूज हैं, तो हमने देखा यहाँ पे सम किया 5 है और यहाँ पे 7 है, इसका मतलब है 7 गलत है। मतलब आप अपने प्रोग्राम के किसी भी स्टेप पे जाके देख सकते हैं कि वो जो आंसर आ रहा है आपके पास या जो भी वैल्यूज हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर आप उनको मैन्युअली ट्रैक कर लेते हैं। इस केस में थोड़ा सिंपल था, हमारे पास 3 ही वैल्यूज थी, ए बी और सम थी, तो तीनों को ट्रैक करके हमें पता चल गया कि जो 7 आउटपुट शो हुआ है वो गलत हुआ। और वो कितना सिंपल था कि हम बस उसके पिछले स्टेप पे गए, ये प्रोग्राम ने उससे पहले जो भी काम किया था हमने वो नहीं देखा, लास्ट स्टेप पे गए उस पे देखा क्या वैल्यू थी, क्या वो मैच हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अगर नहीं हो रही थी इसका मतलब हमारे पास कोई प्रोग्राम में मसला है जिसकी वजह से गलत आंसर आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे लेट से सम जो था वो आ जाता हमारे पास 6 आता, प्रोग्राम में सम यहाँ पे हमारे पास 6 होता, तो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 6 जो है ये हमारे पास सही है कि नहीं है, तो हमने क्या करना था, इसके पिछले स्टेप पे जाना था और उसके जो मैनुअल ट्रैकिंग हुई थी वहां पे जाना था, जो कि हमारे पास ये बनता है। यहाँ पे देखना है ए और बी है, इसको खुद ही मैनुअली ऐड कर देना है, तो हमारे पास 2 + 3 आ रहा है 5 आ रहा है। ये 5 और ये 6 इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्रोग्राम में कोई मसला है। तो मतलब मैनुअल ट्रेसिंग से या ड्राई रन से आप प्रोग्राम के मसले फिगर आउट कर सकते हैं कि प्रोग्राम में कहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि यहाँ तक तो सब ठीक था, 2 भी सही था, 2 मैच कर रहा है, 3 जो है 3 मैच कर रहा है। आपको फौरन से पता चल गया कि प्रोग्राम के इस स्टेप पे मसला हुआ है, को पूरा प्रोग्राम नहीं देखना था। तो ड्राई रन में बेसिकली होता है कि आप वैल्यूज को 1 बाय 1 ट्रैक करते हैं, 1 बाय 1 का मतलब है हर स्टेप पे हर वैल्यू आप ट्रैक कर रहे होते हैं उसको जबानी, और उससे आपको ये पता चल जाता है कि प्रोग्राम में गलती कहाँ पे हुई है। ठीक, तो हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया है। तो 6 टॉपिक किए हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सब टॉपिक है कि पिलर्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वो उससे बनती किस तरह है और उसमें क्या होता है, क्या फायदा होता है। फिर एल्गोरिथम्स देखा, फ्लो चार्ट देखा, फ्लो चार्ट बेसिकली एल्गोरिथम को विजुलाइज करने का तरीका है। सूडो कोड देखा कि एल्गोरिथम को हम एक्चुअल कोड नहीं बल्कि सूडो कोड में किस तरह लिख सकते हैं। और ड्राई रन किस तरह होता है प्रोग्राम का या एल्गोरिथम का, और उससे हमें क्या फायदा होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमने देखा कि 4 पिलर होते हैं, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम। डिकम्पोजिशन में हमें पता चला कि एक कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आप छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और छोटी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, तो अल्टीमेटली ओरिजिनल जो बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि थोड़ी मुश्किल थी उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और हमने स्कूल के तैयार होने की एग्जांपल देखी थी इसमें। पैटर्न रिकग्निशन में हमें पता चला कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं या कोई डिफरेंट केसेस हैं उनमें अगर सिमिलर पैटर्न आ रहा है, पैटर्न का मतलब कि कोई एक ही चीज रिपीट हो रही है अलग अलग जगहों पे, तो हम उससे फायदा उठा सकते हैं। फायदा ये उठा सकते हैं कि पैटर्न को समझ लें, पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका समझ लें। इस केस में हमने एरिया को समझा था कि एरिया होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब एक के बाद जो एक है, और वो हमारे पास आ जाता है तो हम पिछले का आंसर यूज करके नया आंसर निकाल सकते हैं फौरन से। तो पैटर्न रिकग्निशन में हमें ये फायदा होता है कि आप सिमिलर प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक को सॉल्व कर लिया दूसरी भी आसानी से हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्शन में ये था कि ये हमारे पास जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम हाइड करते हैं, वो शो नहीं करते, वो हमारे काम की नहीं होती, उसको हम इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन हम नेसेसरी जो काम की इंफॉर्मेशन होती है उसको शो करते हैं और उसको यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा रियल वर्ल्ड यूज केस का कि स्टूडेंट का जो स्कूल का आईडी कार्ड होता है
उसमें स्कूल का नाम होगा, स्टूडेंट की पिक्चर होगी, उसका नाम, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी। उसके अलावा कोई ज़्यादा उसमें डिटेल्स नहीं होंगी या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अननेसेसरी, जो कि इस केस में स्टूडेंट की हॉबी बनती है, उसका फेवरेट फूड बनता है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हम नहीं लिखते। एल्गोरिथम में देखा था कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है और सही ऑर्डर में होती है कि पहले आपको ये करना है उसके बाद ये करना है। और हमने एग्जाम्पल देखी थी, कोई ओरिजिनल टास्क जो हमारे पास था कि स्कूल के लिए तैयार होना था, तो हमारे पास हमने उसके स्टेप्स बना लिया और उसका करेक्ट ऑर्डर डिफाइन कर दिया कि टोटल हमारे पास वो 7 स्टेप्स बने थे। फिर हमने देखा एल्गोरिथम्स जो होते हैं उसको हम विजुलाइज किस तरह कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है। उसमें हमारे पास फ्लो चार्ट था अब विजुलाइज करने के लिए। उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, 5 सिंबल थे, हर सिंबल अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करता है। और सिंबल बेसिकली क्या होता है, शेप होती है, जो हम शेप ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास फ्लो चार्ट की हमने एग्जांपल देखी कि वो दिखता किस तरह है। और सिंपल सा प्रोग्राम लिया था, 2 नंबर्स आप किस तरह ऐड करते हैं, तो 1 नंबर ये हमने प्रोग्राम लिया। तो इस केस में फ्लो चार्ट हमें शो कर रहा है कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 1 नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, दोनों को ऐड करके कहीं आपने स्टोर कर लिया, आपने याद रख लिया और फिर उसको यूजर को शो किया और आखिर में प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इसको हमने समराइज करें तो मतलब इस तरह, या इसको हम डिकम्पोज करें मेन प्रोग्राम को, तो ये डिकम्पोजिशन है उसकी कि 2 नंबर लेता है, सम ऐड करता है, सम शो कर देता है। और ये जो एल्गोरिथम है या जो प्रोग्राम है ये वो विजुलाइज हुआ है, मतलब हम उसको देख सकते हैं। कोड हमने नहीं देखा, वैसे ही हमने प्रोग्राम को देख पाए इन सिंबल्स और इन टेक्स्ट से। फिर हमारे पास सूडो कोड था। सूडो कोड ये होता है कि एक्चुअल कोड हम नहीं लिखते, यूज नहीं करते, हम उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फॉलो करते हैं, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं। इस केस में हमने इंग्लिश में लिखा, प्लेन इंग्लिश यूज करते हैं। और सूडो कोड हम फ्लो चार्ट को देख के भी लिख सकते हैं, वैसे भी अपने जहन से अगर हम शुरू से प्रोग्राम बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। और सूडो कोड से फ्लो चार्ट भी बन सकता है, फ्लो चार्ट से सूडो कोड भी बन सकता है। और सेम प्रोग्राम का हमने सूडो कोड यहाँ पे देखा था। और फिर हमारे पास ड्राई रन था। ड्राई रन में ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसको हम मैनुअली अपने जहन में रन करते हैं या कॉपी पे लिख के रन कर लिया, और उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उसको ट्रैक करते हैं, उसको याद रखते हैं या लिख लेते हैं, कहीं नोट कर लेते हैं। और ताकि इससे हमें फायदा ये होता है कि इनकेस प्रोग्राम गलत चल रहा है या हम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं ये सही है कि नहीं है। ये नहीं है कि वो प्रोग्राम चल तो रहा है लेकिन वो हमें गलत रिजल्ट शो कर रहा है। अगर हमने ड्राई रन कर लिया है तो हम उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई गलती हुई है। और ड्राई रन आप मतलब फ्लो चार्ट को भी देख के कर सकते हैं, और चूंकि फ्लो चार्ट और सूडो कोड आपस से बना सकते हैं तो हम ड्राई रन सूडो कोड को भी देख के कर सकते हैं। मतलब ये सूडो कोड है तो तब भी हम ड्राई रन कर सकते हैं इसको देख के। ओवरऑल आज हमने ये चीजें पढ़ी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी अक्सा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। ओके, तो अब सब क्लियर है सब कुछ। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर अब्दुल्ला, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसी के साथ साथ अक्सा के साथ एक छोटी सी बात करनी है कि अक्सा, आप अपनी तमाम फ्रेंड्स को और जो भी आपके क्लास फेलो उनको बताइएगा कि आज क्लास 6 का रिवीजन हुआ था और ये रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह शीट में प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज का ओके सेशन, मैम। जी ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू थैंक मैम। यू फॉर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।